हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। किचन में खड़ी नैना जब ये सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। वंश हर तरीके से आरव पर गया था। खैर, बड़ी मुश्किल से वो खुद पर काबू पाकर बाहर आती है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। तीनों ही एक साथ खाना खाने लगते हैं। वंश दोनों को अपनी बातों से हंसा रहा था। भले ही आरव और नैना एक दूसरे से ना बात कर रहे हो, पर वंश के साथ दोनों एंजॉय कर रहे थे। कुल मिलाकर वो इस वक्त एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे, एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली। कुछ देर बाद वो तीनों खाना खा चुके थे। वंश ने एक केक कटिंग भी कर लिया था। आरव वहाँ से जाने वाला था। जाने से पहले वो वंश को एक बार और अपने सीने से लगाना चाहता था। जो चिट्ठी उसने नैना के लिए लिखी थी वो उसे देना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ नैना बर्तन उठाकर किचन में चली जाती है। आरव एक बार फिर से वंश को अपने सीने से लगा लेता है और उसका माथा चूम लेता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, बड़े होकर अपनी मम्मा के जैसे बनना। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आवाज़ रौंद जाती है उसकी। वो जी भरकर वंश को देखता है और फिर तेज़ी से घर से बाहर चला जाता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, अगर देखता तो जा नहीं पाता। दूसरी तरफ नैना किचन में से बाहर आती है। आरव को वहाँ ना पाकर वो इधर उधर देखती है। वंश उसे देखते हुए कहता है, मम्मा सुपर हीरो तो चले भी गए। इतने में आरव की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। नैना के कदम खुद ब खुद गेट तक चले जाते हैं। दूसरी तरफ आरव गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है और जाते वक्त साइड मिरर में से उसकी नज़र नैना पर पड़ती है। कितना कुछ नज़र आ रहा था आरव को उसकी आंखों में, जैसे कितना कुछ कहना चाहती है वो। कितनी शिकायतें थी उसकी आंखों में, जैसे आज वो शिकायतों की पोटली खोलना चाहती हो। आरव शीशे में से उसे देखते हुए मन में कहता है, मत देखो मुझे ऐसे, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये सोचते हुए वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और नैना की नज़रों से ओझल हो जाता है। नैना काफ़ी टाइम तक वहीं खड़ी होकर उस सुनसान रास्ते को देखती रहती है। आरव के जाते ही उसे एक बेचैनी घेर लेती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों से कुछ छूट रहा हो, उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा हो। दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है, घबराहट होने लगती है, कुछ बुरा होने की आशंका होने लगती है, कुछ बहुत बुरा जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वो अभी भी वहीं खड़ी थी। वंश की आवाज़ से वो होश में आती है और दरवाज़ा बंद कर कर अंदर चली जाती है। कुछ देर पहले जहाँ तीनों के हंसने की आवाज़ आ रही थी, वही घर अब एकदम सूना सा लग रहा था। वो आरव के लाए कपड़े, खिलौने सब देखने लगती है और वो फर्श पर बैठ जाती है। वंश उसकी गोद में आकर लेट जाता है। नैना एक हाथ से उसे थपकी देने लगती है और दूसरे हाथ से आरव के लाए हुए सामान को देखने लगती है। उन चीज़ों को देखते वक्त कभी उसकी आंखें नम हो जाती है तो कभी होठों पर स्माइल। दूसरी तरफ आरव भी अपनी सोच में गाड़ी भगाए जा रहा था। नैना का और वंश का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वंश की मासूम सी बातें उसके कानों में घूम रही थी, जिसे सोचकर उसकी आंखों में भी नमी आ रही थी तो कभी होठों पर मुस्कान। उसका दिल भी बार बार भर रहा था। वो तो खुलकर रो भी नहीं सकता था। गाड़ी चलाते हुए मन में कहता है, तुम दोनों से दूर रहना बहुत मुश्किल है, पर क्या करूं, यही मेरे कर्म है, यही मेरी सज़ा, यही मेरा पछतावा। इस ज़िंदगी में ना सही, पर अगली ज़िंदगी में मैं तुम्हारे काबिल बनूंगा और फिर तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी। ये सोचते वक्त उसकी आंखों की नमी लुढ़क कर गालों पर आ जाती है। जो चिट्ठी उसने नैना के लिए लिखी थी, उसने सोचा था कि वो उसे दे देगा, पर वो नहीं दे पाया। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। आज अपने ही घर में आखिरी रात थी उसकी। कल सुबह वो यहाँ से चला जाएगा। दूसरी तरफ नैना अब वंश को लेकर कमरे में आ गई थी। वंश तो आराम से सो गया था।
पर नैना को नींद नहीं आ रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मन में वो कहती है, ये बेचैनी कैसी? हे भगवान, सब ठीक रखना। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करते हुए वंश के पास आकर लेट जाती है। उसे पूरी रात ढंग से नींद नहीं आती। वो बस बेचैनी से करवटें बदलती रहती है। अगली सुबह सबके उठने से पहले ही आरफ चला गया था। ना उसने घर पर किसी को कुछ बताया था, ना कोई चिट्ठी लिखी थी। दूसरी तरफ नैना भी उठ गई थी। ठीक से ना सोने की वजह से उसका सर बहुत भारी हो रहा था। उसने अपने लिए एक चाय बनाई, पर जैसे ही पीने लगी एकदम से उसे आरफ का ख्याल आया और उसने वो चाय वैसे ही छोड़ दी। कुछ देर बाद वो वंश को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था। उसने जल्दी से वंश को तैयार किया और वो पहले स्कूल के लिए निकल गई। जब वो खुद वंश को छोड़ने जाती थी तब वो बॉडीगार्ड को साथ में नहीं लेकर जाती थी। जैसे उसने अपनी गाड़ी बंगले से बाहर निकाली, ठीक उसी वक्त एक काले कलर की गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे लग गई। इन सब से बेखबर दूसरी तरफ आरव मुंबई शहर से दूर जा रहा था। हालांकि उसको बहुत बेचैनी हो रही थी, पर उसे लगता है कि वो सबसे दूर जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर दिल नहीं मान रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। नैना तो ठीक है ना? बस यही सब वो सोच रहा था। नैना गाड़ी लेकर आगे बढ़ रही थी। घबराहट और बेचैनी तो उसे भी बहुत हो रही थी। वो देखती है कि वंश भी आज चुपचाप सा है। वंश के स्कूल के रास्ते में एक सुनसान सड़क पड़ती थी। कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही वहाँ से गुजरती थी। नैना भी अपनी सोच में गुम उसी रास्ते पर जा रही थी। वो सामने देखती है तो सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। नैना एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारती है और सामने देखते हुए कहती है, ये कौन है? जाकर देखती हूँ, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। फिर वंश की तरफ देखकर कहती है, मम्मा अभी आ रही है, आप यहीं बैठो, ओके? ये कहकर वो जल्दी से गाड़ी से उतरती है और उस औरत के पास जाती है जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। नैना उस औरत के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हिलाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो उसे छूती है वो बेहोश पड़ी महिला तुरंत पलटती है और एक स्प्रे नैना के मुंह पर मारती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि नैना को कुछ समझ ही नहीं आता और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, सुहाना थी। गाड़ी में से वंश सब देख रहा था। वो एकदम से कहता है, मम्मा मम्मा। ये कहता हुआ वो गाड़ी में से उतरने लगता है। तभी नैना की गाड़ी के पीछे खड़ी उस काली गाड़ी में से वो नकाबपोश उतरता है और वंश को अपने हाथों में जकड़ लेता है। वंश बहुत ज़्यादा डर जाता है। सुहाना भागकर नकाबपोश के पास आती है। जैसे उसकी नज़रें वंश पर जाती है तो हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है। बिल्कुल आरफ की कार्बन कॉपी और वंश की मासूमियत। पर अगले ही पल वो अपनी नज़रें फेर लेती है। वंश रोते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, मेरी मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है। पर नकाबपोश उसका मुंह ज़ोर से दबाकर उसकी आवाज़ को बंद कर देता है और वो दोनों वंश को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। नैना सड़क पर बेहोश पड़ी थी। दूसरी तरफ आरफ का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। कुछ बुरा हुआ है या बुरा होने वाला है, बस यही ख्याल उसे सता रहा था। दूसरी तरफ पलक और विवान भी परी को उसी रास्ते से स्कूल छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र नैना की गाड़ी पर पड़ती है। विवान कहता है, ये तो नैना की गाड़ी है। पलक तो अपनी सोच में गुम थी। उसकी नज़रें सामने सड़क पर बेहोश पड़ी नैना पर पड़ती है। वो एकदम से कहती है, दीदी। विवान जल्दी से गाड़ी के ब्रेक मारता है। वो दोनों फटाफट गाड़ी से उतरते हैं और दोनों ही नैना के पास जाते हैं। परी गाड़ी में से सब देख रही थी। पलक नैना का सर अपनी गोद में रखती है और उसके गाल थपथपाते हुए कहती है, दीदी क्या हो गया है तुम्हें? पलक की आंखों में नमी तैर जाती है बोलते वक्त। विवान उसकी गाड़ी की तरफ देखता है जिसके दोनों गेट खुले हुए थे। वो भागकर गाड़ी के पास जाता है। पिछली सीट पर वंश का स्कूल बैग रखा हुआ था और उसकी वाटर बोतल भी।
मास्क मैन से खींचातानी में वंश का एक शूज़ और उसका आई कार्ड नीचे सड़क पर गिरा पड़ा था। विवान को कुछ गलत होने की आशंका हो गई थी। वो वंश की बोतल उठाकर नैना के पास जाता है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। पलक का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। नैना को हल्का हल्का होश आता है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और अपने सर पर हाथ रखते हुए उठकर बैठती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं यहाँ। फिर पलक और विवान की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों। विवान परेशानी से कहता है, तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी, क्या हुआ था? नैना, जो कि पूरी तरह होश में नहीं आई थी, वो कहती है, मैं बेहोश? वो औरत सड़क पर, उसने मुझ पर। अगले ही पल उसे वंश का ख्याल आता है। वो एकदम से चौंकते हुए कहती है, वंश, और जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागते हुए कहती है, वंश, वंश। वो गाड़ी में जाकर देखती है पर वंश तो वहाँ था ही नहीं। वंश का बिखरा सामान देखकर उसका दिल धक सा रह जाता है। आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो ज़ोर से चिल्लाती हुई कहती है, वंश, कहाँ है वंश? उसकी हालत देखकर विवान और पलक की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जाकर नैना को संभालते हैं। नैना आंसू भरी नज़रों से विवान की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा बच्चा, मेरा वंश कहाँ गया? मुझे उसे ढूंढना होगा। लगभग वो पागलों जैसा बिहेव कर रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। नैना को इस वक्त कोई होश नहीं था। उसका फ़ोन गाड़ी में ही पड़ा था। विवान उसका फ़ोन उठाकर स्पीकर पर करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कैसी हो जान? नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। पलक और विवान की भी। नकाबपोश कहता है, अपने बच्चे के बिना अच्छी तो नहीं होगी तुम। ये कहकर वो अपनी शैतानी हंसी हंसने लगता है। नैना एकदम से कहती है, मेरा बच्चा, मेरा वंश। नकाबपोश बेहद गुस्से से कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, जिंदा है अभी, मरा नहीं है। ये सुनते ही नैना तो लगभग अपने होश गंवा देती है, पर विवान पूरे गुस्से से भर जाता है। वह नकाबपोश पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे ओए, औकात में रह अपनी। नकाबपोश कहता है, अबे चुप, वंश के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे अगले फ़ोन का इंतज़ार करो और मेरी जान को सही सलामत घर छोड़ कर आओ। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। विवान हेलो हेलो करता रह जाता है, पर तब तक फ़ोन कट हो चुका था। विवान फिर से उसी नंबर पर फ़ोन करता है, पर फ़ोन बंद आ रहा था। नैना तो बेजान सी हो गई थी। उसके कान में अभी भी नकाबपोश के शब्द घूम रहे थे, जिंदा है अभी, मरा नहीं है। वो एक बार फिर बेहोश हो जाती है, पर इस बार पलक उसे थाम लेती है। वो दोनों जल्दी से उसे लेकर घर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक फ़ोन कॉल आरव को भी जाता है। अनजान नंबर देखकर आरव मन में कहता है, ये कौन है? पर फिर वो फ़ोन उठाकर कान पर लगाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सामने से आवाज़ आती है, कैसे हो आरव राठौर? आरव कहता है, कौन बोल रहा है? नकाबपोश कहता है, वो जानना ज़रूरी नहीं है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सुन। तेरा मासूम सा प्यारा सा बेटा मेरे कब्ज़े में है। आरव के दिमाग की नसें तन जाती है और वो कहता है, क्या बकवास है ये? नकाबपोश कहता है, चिल्लाओ मत, चिल्लाना महंगा पड़ जाएगा तुझे। वहाँ तू चिल्लाएगा तो यहाँ तेरा ये पिल्ला भी चिल्लाएगा। सुनना चाहेगा? इसके बाद वो वंश के मुंह पर लगी टेप उतारता है और टेप उतरते ही वंश चिल्लाने लगता है, मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ, ये अंकल गंदे हैं। बस इतना ही बोल पाता है। तब तक नकाबपोश के आदमी उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं। जैसे ही आरव ने वंश के रोने की आवाज़ सुनी, बस उसी पल खून खौल गया उसका। आंखों से अंगारे बरसने लगे थे। इतना गुस्सा कि आंखें लाल हो गई थी उसकी। वो बेहद गुस्से से बोलता है, क्या चाहिए तुझे? नकाबपोश कहता है, हाँ, अब लग रहा है तू असली आरव। चाहिए तो बहुत कुछ और पुराना हिसाब भी बाकी करना है तुझसे, पर फिलहाल तो तू अपनी गाड़ी वापस घुमा, बाकी की बातें बाद में। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। आरव जलती निगाहों से कहता है, तू जो कोई भी है, ठीक नहीं किया तूने। मेरे बच्चे को हाथ लगाकर बहुत गलत किया तूने। मुझे पहले वाला आरव बनने के लिए मजबूर किया है तूने। इसका अंजाम तू भुगतेगा।
आ रहा हूँ मैं वापस, लौट रहा है आरव राठौर। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि पुराने वाले आरव राठौर के आने से क्या होता है सुहाना और नकाबपोश का हाल। क्या आरव और नैना बचा पाएंगे अपने बच्चे वंश को, और क्या आरव नकाबपोश के पीछे कौन है ये जान पाएगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।